कभी एक समय था जब करोड़ों बाइसन उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों पर राज करते थे। वे पूरे महाद्वीप का जीवन, आत्मा और शक्ति थे। हर एक वयस्क नर का वजन 900 किलो से भी ज्यादा होता था। इतना मांस कि पूरे एक कबीले को कई दिनों तक खिला सके। लेकिन फिर सिर्फ कुछ दशकों में इनकी संख्या 6 करोड़ से घटकर 500 से भी कम रह गई। इतिहास में कभी भी किसी बड़े जीव का इतना तेजी से सफाया नहीं हुआ था। यह केवल जंगली जानवरों का सबसे भयानक संहार नहीं था, बल्कि यह एक राजनीतिक हथियार भी था। मूल निवासियों की जीवन रेखा को काट देना और पूरी एक संस्कृति को मिटा देना। फिर भी विलुप्ति के किनारे से बाइसन वापस लौट आए। आज एक बाइसन का मांस 5,000 से 7,000 अमेरिकी डॉलर में बिक सकता है और उत्तरी अमेरिका का बाइसन मांस बाजार हर साल 400 मिलियन डॉलर से अधिक का राजस्व देता है। यह एक अजीब बदलाव है, जीवित रहने के प्रतीक से एक लाभदायक उद्योग तक। आखिर कैसे? जो जीव कभी विनाश के कगार पर खड़ा था, वही एक राष्ट्रीय प्रतीक और अपार मुनाफे का स्रोत बन गया। और इस पुनर्जागरण की असली कीमत क्या है? प्रागैतिहासिक युग, विशाल बाइसन का साम्राज्य। किसी राष्ट्र के जन्म से पहले, यहां तक कि जब पहली पिरामिड भी नहीं बने थे, बाइसन पहले ही उत्तर अमेरिका में मौजूद थे। लगभग 2000 साल पहले उनके पूर्वज एशिया से बेरिंग जलद मरुमध्य पार करके एक विशाल और जंगली महाद्वीप में दाखिल हुए। हिमयुग के दौरान बाइसन एंटीक्वस नामक एक दानव समान प्रजाति ने इस भूमि पर राज किया। ऊंचाई 2.5 मीटर से अधिक, वजन लगभग 1600 किलोग्राम, लंबे और मुड़े हुए सींग जो भाले की धार जैसे दिखते थे, और इतनी मोटी खाल कि बर्फीली घास भूमि की चुभती ठंड को भी झेल सके। वे सैकड़ों की झुंड में चलते थे और दौड़ते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकते थे, इतना तेज कि जमीन तक कांप उठे। प्रागैतिहासिक मनुष्यों के लिए वे चलते फिरते प्रोटीन के विशाल भंडार थे, जिन पर पूरे समुदाय का अस्तित्व टिका था। उनका मांस सर्दियों में जीवन बचाता, उनकी खाल और ऊन से लबादे टेंट और बिछौने बनते, हड्डियां और सींग चाकू, सुई और भाले में बदलते, जबकि स्नायु मजबूत धनुष की डोर बनते। जानवर का कोई भी हिस्सा व्यर्थ नहीं जाता था। विशाल बाइसन के झुंड सिर्फ भोजन का स्रोत नहीं थे, वे आध्यात्मिक जीवन के केंद्र थे। प्रागैतिहासिक गुफाओं की दीवारों पर बाइसन की आकृतियां लाल मिट्टी और काले कोयले से उकेरी जाती, मानो हर शिकार से पहले एक प्रार्थना और आभार का प्रतीक हो। उस समय के मनुष्यों के लिए बाइसन केवल शिकार नहीं थे, वे जीवनधारा थे, शक्ति और अस्तित्व का प्रतीक उस अनछुई धरती पर। प्रागैतिहासिक मनुष्यों का बाइसन शिकार करने का तरीका, एक विशाल बाइसन का शिकार किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, बल्कि पूरे समुदाय का अभियान होता था। प्रागैतिहासिक मनुष्यों के पास बंदूकें नहीं थीं, उनके पास केवल भाले, धनुष बाण और बुद्धिमत्ता थी। और इसी से उन्होंने एक साहसी और खतरनाक रणनीति सोची, बफेलो जंप। पूरी झुंड को चट्टान के किनारे तक हाँकना ताकि वे नीचे गिर जाएं। शिकारियों के कई दल बनते थे। एक दल भेड़ियों का रूप धारण करता या अपने शरीर को डालियों और पत्तों से ढक लेता और दूर से झुंड को हाँकता। वे अर्धवृत्ताकार घेरा बनाते, धीरे धीरे दूरी घटाते और चिल्लाने, पत्थर फेंकने व आग जलाने से बाइसन को भयभीत कर देते। घबराए हुए झुंड को एक पहले से चुनी गई दिशा में ऊंची खड़ी चट्टान की ओर दौड़ाया जाता। जब सबसे आगे के बाइसन नीचे कूदते तो पीछे वाले भी झुंड की प्रवृत्ति और गति के कारण उसी रास्ते फिसलकर दर्जनों मीटर नीचे गिरते और वहीं मर जाते या बुरी तरह घायल हो जाते। चट्टान के नीचे बाकी शिकारी पहले से तैयार रहते ताकि तुरंत उन्हें समाप्त कर सकें और काम शुरू कर दें। एक सफल शिकार से इतना मांस, खाल और हड्डियां मिल जाती कि पूरा समुदाय कई महीनों तक जीवित रह सके। लेकिन यह केवल जीवित रहने की कहानी नहीं थी, यह एक अनुष्ठान भी था। हर शिकार के बाद बुजुर्ग बाइसन की आत्मा को धन्यवाद देते, यह मानकर कि उनका बलिदान प्रकृति का दिया हुआ उपहार है। आज भी कई बफेलो जंप स्थलों पर सबूत मौजूद हैं, कई मीटर मोटी जीवाश्म हड्डियों की परतें जो चुपचाप यह कहानी सुनाती हैं कि कैसे मनुष्य और घास भूमि के इन दानवों के बीच हजारों साल तक बुद्धि और शक्ति की टक्कर होती रही। हॉय चैट जीपीटी। औपनिवेशिक काल का शिकार, इतिहास और 19वीं सदी का संहार।
जब 16-17वीं सदी में यूरोपीय लोग उत्तर अमेरिका पहुंचे, तब यह एक ऐसी भूमि थी जहां बाइसन का वर्चस्व था। विशाल झुंड अपलाचियन पर्वत की तलहटी से लेकर रॉकी पर्वत तक और यहां तक कि रेगिस्तान के किनारों तक फैले हुए थे। बसने वालों के लिए बाइसन केवल भोजन नहीं थे, वे खाल, नसें, हड्डियां और खासकर चमड़े का स्रोत थे, जिनसे यूरोप के औद्योगिकीकरण के दौर में मशीनों के पट्टे बनाए जाते थे। लेकिन असली बदलाव 19वीं सदी के मध्य में आया, जब महाद्वीपीय रेल मार्ग का निर्माण हुआ। रेलगाड़ियां केवल सामान और लोगों को ही नहीं, बल्कि बंदूकधारियों को भी ढोती थीं। वे डिब्बे की खिड़की से ही बाइसन पर गोलियां चलाते, कई बार मांस के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ मनोरंजन के लिए। जल्द ही अमेरिकी राजनेता और सेना एक कठोर सच्चाई समझ गए। बाइसन घास के मैदानों में रहने वाली मूल जनजातियों की जीवन रेखा थे। अगर उनके मांस, खाल और अन्य संसाधनों का स्रोत खत्म कर दिया जाए तो उन्हें सरकार द्वारा दिए जाने वाले सामान और राशन पर निर्भर होना पड़ेगा। एक अमेरिकी जनरल ने साफ कहा था, सारे बाइसन मार दो और तुम रेड इंडियन की समस्या सुलझा लोगे। परिणामस्वरूप इतिहास के सबसे भयावह वन्य जीव संहारों में से एक हुआ। महज 50 वर्षों में दर्जनों मिलियन की संख्या वाले बाइसन का शिकार कर उन्हें इस कदर खत्म किया गया कि 19वीं सदी के अंत तक जंगली में केवल 500 से भी कम जीवित बचे। वे मैदान जो कभी बाइसन के खुरों की गड़गड़ाहट से कांपते थे, अब केवल सफेद हड्डियों और शांत घास से ढके रह गए। यह केवल एक प्रजाति का अंत नहीं था, यह मूल निवासियों की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और आत्मा पर घातक प्रहार था, और लगभग बाइसन की कहानी यहीं समाप्त हो जाती। आधुनिक पुनर्जागरण और बाइसन संरक्षण। 19वीं सदी के अंत तक बाइसन लगभग लुप्त हो गए थे। 1879 में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पूरे उत्तर अमेरिका में केवल 541 बाइसन बचे थे, जिनमें से अधिकांश मोंटाना, व्योमिंग और कुछ निजी अभयारण्यों में बिखरे छोटे झुंडों में रहते थे। कुछ बचे हुए बाइसन अमीर प्रकृति प्रेमियों जैसे चार्ल्स गुडनाइट और जेम्स स्कॉटी फिलिप के फार्मों पर जीवित रहे। ये वही लोग थे जिन्होंने बाइसन को पूर्ण विनाश से बचाने की पहल की। 20वीं सदी की शुरुआत में एक मोड़ आया जब अमेरिका और कनाडा में वन्य जीव संरक्षण आंदोलन आकार लेने लगा। 1905 में अमेरिकी बाइसन सोसाइटी, अमेरिकन बाइसन सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसमें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट भी शामिल थे। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान जैसे स्थान उन छोटे छोटे झुंडों के लिए सुरक्षित आश्रय बन गए जो अब भी बचे हुए थे। शुरुआत कठिन थी, लेकिन अर्धवन्य परिस्थितियों में प्रजनन कार्यक्रम सफल हुए। कुछ 100 से बाइसन की संख्या धीरे धीरे हजारों में और फिर दसियों हजार में पहुंच गई। 20वीं सदी के मध्य तक बाइसन अब विलुप्ति के कगार पर नहीं थे, लेकिन वे अब भी मुख्य रूप से अभयारण्यों और निजी फार्मों तक सीमित थे। आज उत्तर अमेरिका में 5 लाख से अधिक बाइसन हैं, जिनमें लगभग 30,000 जंगली या अर्ध जंगली वातावरण में रहते हैं, जबकि बाकी को मांस और अन्य उत्पादों के लिए पाला जाता है। यह पुनर्जागरण न केवल एक प्रजाति को बचाने की कहानी है, बल्कि आधुनिक संरक्षण आंदोलन की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। लेकिन सवाल यह है, क्या आज का बाइसन अब भी घास के मैदानों की आजादी का प्रतीक है, या फिर वह किसी भी अन्य पशुधन की तरह एक आर्थिक वस्तु बन चुका है? बाइसन और आधुनिक निर्यात आयात अर्थव्यवस्था। कभी विलुप्ति के कगार पर पहुंचकर कुछ 100 तक सीमित रह जाने वाले बाइसन आज सैकड़ों मिलियन डॉलर की संपत्ति बन चुके हैं। यह पुनर्जागरण केवल संरक्षण की कहानी नहीं, बल्कि उत्तरी अमेरिका में एक तेजी से बढ़ते आर्थिक उद्योग का नया अध्याय है। आज अनुमान है कि अमेरिका और कनाडा में 5 लाख से अधिक बाइसन हैं, लेकिन इनमें से केवल लगभग 30,000 ही जंगली या अर्ध जंगली हैं। बाकी अधिकांश को फार्मों में मांस, चमड़ा और अन्य उत्पादों के लिए पाला जाता है। बाइसन का मांस स्वस्थ लाल मांस माना जाता है। इसमें संतृप्त वसा कम, प्रोटीन अधिक और साधारण गोमांस की तुलना में ओमेगा 3 अधिक होता है। यही वजह है कि न्यूयॉर्क से लेकर लॉस एंजल्स तक के रेस्तरां इसे स्वाद और सेहत दोनों के लिए बेहतरीन विकल्प के रूप में प्रचारित करते हैं। बाजार में इसका मूल्य भी इसी बात को दर्शाता है। 2024 में एक वयस्क बाइसन की कीमत नस्ल और वजन के आधार पर 2,000 से 5,000 अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है।
अमेरिका में खुदरा स्तर पर बाइसन का मांस आमतौर पर $14-20 प्रति पाउंड, लगभग 700,000 DKG बिकता है, जो साधारण गोमांस से 2 या 3 गुना महंगा है। यह उद्योग उत्तरी अमेरिका में सालाना $400 मिलियन से अधिक का राजस्व देता है, जिसमें यूरोप और एशिया को होने वाले निर्यात शामिल नहीं है। कनाडा दुनिया के सबसे बड़े बाइसन मांस निर्यातकों में से एक है, जहां 70% से अधिक उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय बाजार, खासकर जर्मनी, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड को जाता है, जहां प्राकृतिक और पोषक समृद्ध खाद्य पदार्थों की विशेष मांग है। अमेरिका में मांस के अलावा बाइसन की खाल का उपयोग बेल्ट, हैंडबैग और उच्च गुणवत्ता वाले सुरक्षा दस्ताने बनाने में भी किया जाता है। हालांकि इस व्यावसायीकरण ने एक कठिन सवाल खड़ा किया है। क्या आज का बाइसन अब भी प्रतीकात्मक जंगली जीव है, या वह बस एक विशेष प्रकार का पशुधन बन चुका है? जब अधिकांश बाइसन फार्मों में पाले जाते हैं और उनका प्रजनन नियंत्रित होता है, तो वे हजारों साल पहले घास के मैदानों में स्वतंत्र रूप से दौड़ने वाले बाइसन से काफी अलग हो गए हैं। बाइसन की यात्रा आदिमानव का जीवन स्रोत से लेकर ऐतिहासिक नरसंहार का शिकार, फिर पुनर्जागरण का प्रतीक और अब $multi-million का उत्पाद, एक जटिल सच्चाई को दर्शाती है। कई बार संरक्षण के लिए मनुष्य को प्रकृति को अर्थव्यवस्था में बदलना पड़ता है। सांस्कृतिक प्रतीक और बाइसन का आध्यात्मिक महत्व। भले ही आज बाइसन सैकड़ों मिलियन डॉलर के कृषि उद्योग का हिस्सा बन चुके हों, उनकी छवि में अब भी एक ऐसी सांस्कृतिक शक्ति है जिसे पैसों में नहीं आंका जा सकता। उत्तरी अमेरिका की कई मूल जनजातियों जैसे लकोटा, शायन और ब्लैकफुट के लिए बाइसन केवल भोजन या सामग्री नहीं है, वे जीवन का प्रतीक हैं, धरती मां की उदारता का रूप है और मनुष्य व प्रकृति के बीच पवित्र संबंध का प्रतीक है। लकोटा लोगों की कथा में व्हाइट बफेलो काफ वुमन, सफेद बछड़े वाली स्त्री, ने उन्हें ऐसे अनुष्ठान, विश्वास और नियम दिए जो उन्हें प्राकृतिक जगत के साथ सामंजस्य में जीना सिखाते हैं। एक अत्यंत दुर्लभ सफेद बाइसन का प्रकट होना शुभ संकेत माना जाता है, जो संतुलन और समृद्धि का द्योतक है। आधुनिक समाज में भी बाइसन राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है। 2016 में बाइसन को आधिकारिक रूप से अमेरिका का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, जो गंजे ईगल के बराबर स्थान रखता है। सिक्कों, डाक टिकटों और कई संरक्षण एजेंसियों के लोगों पर बाइसन की छवि अमेरिकी लोगों को शक्ति, सहनशीलता और आपदा के बाद पुनर्जन्म की याद दिलाती है। लेकिन इस सम्मान के साथ एक विडंबना भी है। हम बाइसन को जंगली स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में सराहते हैं, जबकि अधिकांश को लोहे की बाड़ों में पाला जाता है और बाजार की जरूरत के अनुसार उनकी नस्ल चुनी जाती है। यह सवाल भविष्य के लिए खुला है। क्या आने वाली पीढ़ियां अब भी घास के मैदानों में आजाद दौड़ते बाइसन देख पाएंगी, या उन्हें केवल संग्रहालय के पोस्टर और रेस्तरां के मेन्यू में ही देख पाएंगी? बाइसन की कहानी कभी सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं रही। यह इस बारे में है कि इंसान प्रकृति से कैसा व्यवहार करता है। कभी उसे नष्ट करता है, कभी बचाता है और कभी उसे अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना देता है। और बाइसन की गहरी आंखों में अब भी हम अपनी ही इतिहास की परछाई देख सकते हैं। क्रूरता, सहनशीलता और स्वतंत्र जीने की अटूट चाह। आज भी येलोस्टोन के घास के मैदानों और मोंटाना के मैदानों में जंगली बाइसन दौड़ते हैं, लेकिन उनके थाप थापने की आवाज अब उतनी ही दुर्लभ है जितनी कि हमारे पूर्वजों की बची खुची कहानियां। करोड़ों की संख्या से घटकर कुछ 100 तक आ पहुंचना और फिर बढ़कर 5 लाख से ऊपर जाना, यह सफर केवल संरक्षण का चमत्कार नहीं, बल्कि मानवता की नैतिकता और बुद्धिमत्ता की एक परीक्षा भी है। बाइसन को कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लगभग विलुप्त कर दिया गया था और अब उनकी रक्षा आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्य के कारण की जा रही है। लेकिन सवाल आज भी मैदानों पर गूंजता है। क्या हम बाइसन को बचा रहे हैं या फिर से उन्हें मालिकाना कर रहे हैं? शायद इसका जवाब पाने के लिए हमें यह याद रखना होगा कि बाइसन केवल उत्तरी अमेरिका की विरासत नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है कि कोई भी शक्ति यदि सम्मान के बिना उपयोग की जाए तो वह खो भी सकती है। और जब सूर्यास्त होता है लालिमा से भरपूर आकाश के नीचे, हम उन बाइसन के साए देखते हैं, इतिहास की जीवंत आत्माएं जो सदियों से धीमे लेकिन अडिग कदमों से चलती आ रही हैं।